देखिए, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज या भाषा। ये होता क्या है? देखिए, जो हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप को करने का एकमात्र साधन है, वो है भाषा या लैंग्वेज। क्योंकि इंसानों से इंसानों के मध्य जब बातचीत की जाती है, तो वो भाषा सामान्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु आदि इन भाषाओं में की जा सकती है। लेकिन यही भाषा जब मशीन से करेंगे तो मशीन के लिए हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा काम नहीं करती है, जिसके लिए हमें एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है जो मशीन भी अंडरस्टैंड कर सके, यानी मशीन भी उस भाषा को समझ सके। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी है, एक दूसरे ह्यूमन पर्सनैलिटी से बात करेगी, तो उसे अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। आपस में इस वार्तालाप को करने के लिए अपनी भाषा, वो भाषा हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, या कोई अन्य भाषा जो वो जानता है, इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी स्थान पर एक जगह ह्यूमन हो, यानी इंसान है, और दूसरी जगह पर कोई मशीन है, तो इस जगह पर हमें अपनी भाषा का प्रयोग ना करते हुए हमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। और इसी मशीन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात आपकी सामने ये है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो अपने एक्सप्रेशन या अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वो अपनी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन जब हम मशीन से बात करते हैं, तो मशीन से बात करते समय हम इन भाषा के अतिरिक्त जो भाषाएं मशीन के लिए निर्धारित की गई हैं, उन्हीं भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेंस होता है और मशीन के अंदर कोई सेंस नहीं होता, और इसी कारण से वो आपकी हर बात को नहीं समझ सकता है। और इसे समझाने के लिए हमें मशीन की ही स्टाइल में बात करनी होगी, और इसी मशीन को समझाने के लिए हम मशीनी लैंग्वेज का या किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाषा मशीन अच्छी तरीके से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस करके दे सके। जब हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी भाषा है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। और एक तीसरे प्रकार की भी भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए, आज वर्तमान समय में मैं समझता हूं बहुत प्रकार की भाषाएं हमारे पास हैं जिनको हाई लेवल, मिडिल लेवल अथवा लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। भाषाओं का एक बहुत बड़ा क्रम है जिन्हें हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी में जिस जगह पर कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे, उनमें कीबोर्ड नहीं होता था, तो उस मशीन को या उस बड़े कंप्यूटर को समझाने के लिए हम जो भाषा प्रयोग करते थे उसको हम बोलते थे लो लेवल लैंग्वेज। और इसका जो एक फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम बोलते थे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के सारे सेंटेंस 0 और 1 के रूप में होते थे। जितने भी सिंटैक्स है, यानी जो भी आदेश, जो भी निर्देश हमें उस मशीन को देना है या जो भी कार्य उस मशीन से लेना है, उस मशीन से कार्य लेने के लिए हम जिस कोडिंग का प्रयोग करते थे या जिस कोड का प्रयोग करते थे वो कहलाते थे 0 1। इसे हम बिट भी कहते हैं। बिट या बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी लैंग्वेज भी इसे हम कह सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का प्रयोग होता था जिसे मशीन डायरेक्ट समझ सकता था। यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर 0 और 1 पे कार्य करता है, इसलिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, तथा हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को सीधे एक्सेप्ट करके उसे क्रियान्वित करता था और क्रियान्वित करके
हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले देता था। हालांकि उस समय स्क्रीन नहीं होती थी, डिस्प्ले के रूप में हम पंच कार्ड का प्रयोग करते थे या कुछ ऐसी डिवाइस का प्रयोग करते थे, दफ्ती के टुकड़ों पर उसमें डिस्प्ले आता था, दफ्ती के टुकड़ों में आउटपुट निकल के आता था। तो वहां पर 0-1 ही वो निर्देश हुआ करते थे जो हम मशीन लैंग्वेज में दिया करते थे। 0-1 में दिए जाने वाले निर्देश बहुत कठिन थे और इस कठिनाई के कारण हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो हमें भी समझ में आए और साथ ही साथ मशीन भी उस भाषा को समझ सके। तो उस स्थान पर हमने जिस भाषा का प्रयोग किया वो दूसरी भाषा हमारी थी जिसे कहा जाता था असेंबली लैंग्वेज। नंबर सेकंड जो हमारी थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, इसमें हम 0-1 का प्रयोग नहीं करते, हम इसमें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से बने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे। वो शब्द जैसे ऐड, रीड, प्रिंट। अब ये शब्द आप देखिए, इन शब्दों को देख करके आसानी से आइडिया लगता है कि हम मशीन से क्या करवाना चाह रहे हैं। और इन शब्दों को हमारे लिए पढ़ना आसान था, हमारे लिए समझना आसान था और इसी कारण ये भाषा मशीन लैंग्वेज से कहीं ज्यादा पॉपुलर हुई। अब लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है कि ये असेंबली लैंग्वेज यानी जो ये ऐड, रीड और प्रिंट है, इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक संकेत। इन संकेतों को हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिक संकेत। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग होने वाले संकेतों को क्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग होने वाले संकेतों को न्यूमोनिक संकेत कहते हैं। न्यूमोनिक संकेत। अब एक समस्या ये आती थी कि इन न्यूमोनिक संकेतों को मशीन नहीं समझता, मशीन नहीं जानता है कि आपने ये ऐड लिखा है, रीड लिखा है अथवा प्रिंट लिखा है। तो हमें एट लास्ट मशीन को समझाने के लिए इन शब्दों को किसमें बदलना होता है, 0 और 1 में। 0 और 1 में बदलने के लिए इन सभी शब्दों का ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट या ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर के रूप में एक प्रोग्राम और प्रयोग किया गया जिसका नाम था असेंबलर। यानी असेंबलर वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हमारे द्वारा दिए जाने वाले न्यूमोनिक संकेतों को मशीन के समझने लायक 0 और 1 में बदलने का कार्य करता था। ये दोनों ही भाषाएं हार्डवेयर पर डिपेंड करती थी, यानी जिस कंप्यूटर पर इन भाषाओं के प्रोग्राम बनाए जाते थे वही कंप्यूटर उस प्रोग्राम को चलाता था, अथवा उसी कंप्यूटर में ही वो सारे के सारे प्रोग्राम चलाए जाते थे जिनमें इन भाषाओं के प्रोग्राम बनाए जाते थे। इन भाषाओं के प्रोग्राम को हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर के नहीं चला सकते थे, जिसे हम बोलते हैं हार्डवेयर डिपेंडेंट। और हार्डवेयर डिपेंडेंसी के कारण ही इसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की सीधी सी परिभाषा हुई अर्थात वो भाषा जो मशीन पर निर्भर करती है अथवा हार्डवेयर पहचानती है, उस भाषा को हम लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं असेंबलर। यह असेंबलर नाम का ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के न्यूमोनिक संकेतों को 0 और 1 में बदलने का कार्य करता था तथा मशीन को समझाने का कार्य करता था, जिससे मशीन आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर उसी हिसाब से परिणाम प्रस्तुत करता था। दूसरे प्रकार की जो भाषा है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अभी आपने इसके पहले लो लेवल लैंग्वेज देखा। उस लो लेवल लैंग्वेज में मैंने बताया कि मशीन पर निर्भर करती थी वो भाषाएं, अर्थात हार्डवेयर को पहचानती थी। जिस कंप्यूटर में उन भाषाओं के प्रोग्राम बनाए जाते थे उसी कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को चलाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अगर हम चाहें कि उस प्रोग्राम को निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाएं तो हम नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम उस हार्डवेयर को पहचानते हुए बना है, पहचानते हुए ही वो प्रोग्राम ट्रांसलेट हुआ है मशीन लैंग्वेज में, इसलिए उसी हार्डवेयर को पहचान करके उस पर ये चलता था। इस चीज से बचने के लिए एक नए प्रकार की भाषाओं का प्रारंभ हुआ और नए प्रकार की भाषाएं बनी
जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इस भाषा का सबसे बड़ा जो फायदा था वो ये था कि यदि हम किसी भी कंप्यूटर में जिस प्रोग्राम को बना रहे हैं उस प्रोग्राम को निकालकर यदि हम किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाते हैं, दूसरे हार्डवेयर पे ले जाते हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम आसानी से क्रियान्वित होता है अर्थात चलता है और हमें मतलब वांछित परिणाम हमें प्रदान करता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में जो सबसे पहली भाषा थी वो थी हमारी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी जो भाषा है उसको हम बोलते हैं कोबोल। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तीसरी भाषा है जिसका नाम है बेसिक। सबसे ज्यादा पॉपुलर भाषा फार्मूला ट्रांसलेशन केवल रिसर्च कार्य अथवा इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्रयोग की जाती थी, जबकि कोबोल बिजनेस पर्पज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। बेसिक एक ऐसी भाषा बनी जिसे हम जनरल पर्पज से यूज कर सकते थे और सभी प्रकार के प्रोग्रामों को बना सकते थे। इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और चौथी जो हमारी भाषा थी जिसका नाम था पास्कल। ये चार भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाओं में रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में चलने वाली हमारी भाषा है जावा है, पाइथन है। ये सारी की सारी भाषाएं भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखी जाती हैं। तीसरे प्रकार की जो हमारी भाषा है वो भाषा है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मध्यम स्तरीय भाषा। मिडिल लेवल लैंग्वेज या मध्यम स्तरीय भाषा। देखिए, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए या कंप्यूटर से कार्य लेने के लिए हमें तरह तरह के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है और उन प्रोग्रामों को इन्हीं में से किसी न किसी प्रकार की भाषा में हमें उस प्रोग्राम का निर्माण करना होता है। जैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो कॉमन रूप से भाषा रखी जाती है उसका नाम है सी और C++। उसका कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि मध्यम स्तरीय का मतलब हो गया ऐसी भाषा जिसमें निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उसे हम बोलते हैं मध्यम स्तरीय भाषा। अर्थात जो भाषा समान रूप से हार्डवेयर पर भी कार्य कर सके तथा हमारे प्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर का भी निर्माण कर सके, उन भाषाओं को हम रखते हैं मध्यम स्तरीय भाषा। और इसी भाषा के अंतर्गत जो सबसे पहली भाषा बनी वो बनी सी, जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था, जबकि C++ 1981 में डेवलप की गई थी। ये दोनों भाषाएं हार्डवेयर का बेहतर उपयोग करती हैं तथा हार्डवेयर का उपयोग करके तरह तरह के सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के नजदीक, खासतौर पे रोम प्रोग्रामिंग, चिप प्रोग्रामिंग, ऐसी सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हम C या C++ की मदद से बनाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं, उस गेम में बहुत ज्यादा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। अर्थात आप देखो, मान लीजिए PUBG आप खेल रहे हैं तो PUBG में भी आपने महसूस किया होगा कि उसमें बहुत हाई लेवल का प्रोसेसर, बहुत सारी रैम, स्क्रीन, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसके कुछ सेक्शन C++ और C दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। एक गेम बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। वो गेम जिन जिन तरीकों से चलता है उन तरीकों के हिसाब से हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिनमें C और C++ बहुत पॉपुलर और कॉमन भाषाएं हैं। वर्तमान समय में जावा और पाइथन का भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि GUI इंटरफेस, जो ग्राफिक इंटरफेस होता है, यानी हमको ग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई देता है, उस चीज को लाने के लिए हमें जावा का अथवा पाइथन का प्रयोग करना होता है, जो बेहतर GUI का इंटरफेस को प्रदान करती है। यानी GUI इंटरफेस प्रदान करने का काम
जावा और पाइथन के द्वारा मिलता है, जबकि सी और सी प्लस प्लस हार्डवेयर को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इन सब को मिलाकर के एक बेहतर गेम का निर्माण होता है जिसे हम आसानी से चाहते हैं एवं एंटरटेन होते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार की भाषाएं हो गई। नंबर 1 निम्न स्तरीय भाषा, जो पूरी तरह से हार्डवेयर पर निर्भर करती है, जिसके अंदर अब केवल 2 भाषाएं आती हैं। मशीन लैंग्वेज, जिसमें हम 0 और 1 कोड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम न्यूमोनिक संकेतों का प्रयोग करते हैं और न्यूमोनिक संकेत अंग्रेजी के कैपिटल में लिखे हुए वर्ण हैं। दूसरे प्रकार की भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम 4 प्रकार की भाषाओं को रखते हैं तथा वर्तमान में आने वाली जावा है, पाइथन है, इस तरह की भाषाओं को भी हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रारंभिक तौर पर भाषा आई थी वो थी फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक और पास्कल। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे है, उसे हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, और मिडिल लेवल लैंग्वेज में सी और सी प्लस प्लस को रखा गया है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस के द्वारा हम हार्डवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग एवं सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रकार के प्रोग्रामों का निर्माण कर सकते हैं, जो बेहतर और तेज गति से एग्जीक्यूशन करके हमारे आउटपुट को परफॉर्म करने का काम करते हैं। इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। अब इस विषय हमने देखा कि हमारे पास 3 प्रकार की भाषाएं हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एवं मिडिल लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीनी भाषा ही एक ऐसी भाषा थी जिसे डायरेक्ट हार्डवेयर के द्वारा अथवा कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता था। इसके पश्चात एक और भाषा बनी जिसको हम बोलते थे असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में हम प्रयोग करते थे न्यूमोनिक संकेतों का। न्यूमोनिक संकेत वो संकेत हैं जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखे हुए शब्द होते हैं, जबकि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के शब्द अथवा स्मॉल लेटर के शब्दों को कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है केवल 0 और 1 को। तो अंग्रेजी के इन शब्दों को 0 और 1 में बदलने के लिए हमें जिस प्रोग्राम का प्रयोग करना होता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं ट्रांसलेटर अथवा अनुवादक प्रोग्राम। यानी ऐसे प्रोग्राम जो हमारे द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए सेंटेंस को अथवा शब्द को मशीनी भाषा यानी 0 और 1 में बदलने का कार्य करे, बिट में बदलने का कार्य करे, उस प्रोग्राम को बोलते हैं अनुवादक प्रोग्राम या ट्रांसलेटर। ये हमारे पास 3 प्रकार के हैं। एक अनुवादक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ये अभी आपने लो लेवल लैंग्वेज में भी पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या काम करता है, जरा इसको बस समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे बताया कि लो लेवल लैंग्वेज की जो दूसरी भाषा है असेंबली लैंग्वेज, वहां पर हम न्यूमोनिक संकेतों का प्रयोग करते थे। न्यूमोनिक संकेत जैसे रीड है, READ, प्रिंट है, ऐसे शब्द, ऐड है, इन सभी शब्दों को हम जानते हैं, मशीन नहीं जानता। इनको 0 और 1 में बदलने के लिए असेंबलर नाम का अनुवादक प्रोग्राम बनाया गया। ये अनुवादक प्रोग्राम केवल और केवल न्यूमोनिक संकेतों को ही मशीनी भाषा में बदलता था, इसलिए असेंबलर केवल असेंबली भाषा के लिए प्रयोग किया गया। और जैसे ही असेंबली भाषा का काम खत्म हुआ या उसका प्रयोग करना खत्म हो गया, वैसे ही असेंबलर नाम का अनुवादक प्रोग्राम खत्म हो गया। हालांकि ये कह सकते हैं हम कि आज भी असेंबलर का प्रयोग होता है। जब भी कभी हार्डवेयर का ड्राइवर बनाते हैं, मान लिया प्रिंटर बाजार से खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक ड्राइवर आता है सीडी के रूप में, या सीडी में अथवा इंटरनेट से आप ड्राइवर जो डाउनलोड करते हैं, वो सारे के सारे ड्राइवर असेंबलर अथवा सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोम प्रोग्रामिंग या रोबोट की जो प्रोग्रामिंग होती है, चिप प्रोग्रामिंग होती है, उसमें भी असेंबली भाषा का प्रयोग आज भी हम कर रहे हैं। प्रोसेसर में भी असेंबली भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है उसमें। तो न्यूमोनिक संकेत हो गए। न्यूमोनिक संकेतों को 0 और 1 में बदलने के लिए हम किस अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग करते थे? असेंबलर। असेंबलर केवल और केवल असेंबली भाषा के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए असेंबली भाषा के समाप्त होते ही असेंबलर का भी काम खत्म हो गया या समाप्त हो गया। दूसरे प्रकार का जो अनुवादक प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा अनुवादक प्रोग्राम है
जो हमारे द्वारा लिखे गए बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े एक्सप्रेशन, बड़े बड़े जो भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उन सारे स्टेटमेंट को की एक एक लाइन को, उन सारे स्टेटमेंट की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई 10 लाइन का प्रोग्राम है, इस 10 लाइन के प्रोग्राम में से एक लाइन, 2 लाइन, 3, ये चौथी लाइन है, ये 5वीं लाइन है, एंड सो ऑन। हमारे पास 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो एक लाइन को ये मशीनी भाषा में बदलेगा। अगर कोई गलती हमें प्राप्त होती है तो पहले उस गलती को हमें दूर करना होगा, तब जाकर के वो अगली लाइन में पहुंचेगा। यानी अगर हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है या कई लाइनों का हो जाता है, तो उसमें इंटरप्रेट करने में समय लगता है तथा हर लाइन की गलतियां दूर करने में ज्यादा टाइम टेकन, यानी टाइम ज्यादा लेता है। इस वजह से इंटरप्रेटर का भी उतना प्रयोग नहीं हुआ। तीसरे प्रकार के जो हमारे अनुवादक प्रोग्राम हैं, या तीसरे प्रकार का जो अनुवादक प्रोग्राम हम प्रयोग करते हैं, वो है कंपाइलर। उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। और कंपाइलर हमारे द्वारा लिखे गए एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को, प्रोग्राम में जो भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट हम देते हैं, एक साथ सारे स्टेटमेंटों को मशीनी भाषा में बदल देता है तथा जितनी भी गलतियां उस प्रोग्राम में पाई जाती हैं, वो सब की सब एक समरी के रूप में हमें अलग से प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम दूर करके अपने प्रोग्राम को त्रुटि रहित या विदाउट एनी एरर बना करके पुनः उसे एग्जीक्यूशन फाइल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से 3 अनुवादक प्रोग्राम हैं। नंबर 1 असेंबलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर और नंबर 3 कंपाइलर। इंटरप्रेटर की अगर परिभाषा हमें लिखनी हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा अनुवादक प्रोग्राम जो एक बार में प्रोग्राम की एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है, उसे हम इंटरप्रेटर अनुवादक प्रोग्राम कहते हैं। तथा यह एक एक लाइन की गलतियों को पकड़ करके उन्हें यूजर को बताता है, और जब यूजर उस गलती को दूर कर लेता है तब वह अगली लाइन को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। क्योंकि एक एक लाइन को यह बदलने का काम करता है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है। इसलिए एक नया अनुवादक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम कंपाइलर रखा गया। कंपाइलर कितनी भी लाइनों का प्रोग्राम हो, सारे लाइनों को एक साथ एक बार में मशीनी भाषा में बदल देता है, और मशीनी भाषा में बदलकर जितनी भी गलतियां उस प्रोग्राम में होती हैं, उसे समरी के रूप में हमें अलग से डिस्प्ले कराता है, जिसे हम अपने हिसाब से दूर करके उस प्रोग्राम को एररलेस यानी त्रुटिविहीन करके हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं और वो प्रोग्राम हमारा चलने लगता है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम हो गए। वर्तमान समय में ज्यादा पॉपुलर भाषाएं जिसे हम कहते हैं जावा, जो जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए जानी जाती है, और दूसरी है पाइथन, ये भी जीयूआई प्रोग्राम के लिए जानी जाती है। इन दोनों भाषाओं में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग करते हैं क्यों? क्योंकि ये भाषाएं अपनी प्रोग्राम की फाइल का बाइट कोड जनरेट करती हैं, और यही बाइट कोड बनाने के लिए पहले इंटरप्रेट किया जाता है, और बाइट कोड से EXE फाइल बनाने के लिए हमें कंपाइलर का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार से दोनों अनुवादक प्रोग्रामों का प्रयोग ये दोनों भाषाएं करती हैं, और हमें सारे प्रोग्राम यानी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो हो, चाहे मैक हो, चाहे लाइनेक्स हो, उन सभी विंडो में, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनके प्रोग्रामों को आसानी से चलाया जा सकता है।